नमस्कार, मेरा नाम है जूली। आप देख रहे हैं झारखंड का प्राइम टाइम बुलेटिन जोहार झारखंड। कांग्रेस नेता केएन त्रिपाठी की ओर से झारखंड की सियासी तस्वीर पर किए जा रहे दावे पर सियासी दंगल जारी है। त्रिपाठी ने दावा किया है कि निकाय चुनाव के बाद बीजेपी और जेएमएम साथ आकर सरकार बना सकते हैं। त्रिपाठी के दावे के बाद कांग्रेस और जेएमएम के साथ ही बीजेपी ने भी इस दावे को निराधार बताया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। कांग्रेस नेता केएन त्रिपाठी का बड़ा दावा, झारखंड की राजनीति में बदलाव जल्द। जेएमएम और बीजेपी के साथ आने का दावा, निकाय चुनाव बाद बदलेगी सियासी तस्वीर। झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व लगातार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में लगा रहा है। ये दावा है झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता केएन त्रिपाठी का। केएन त्रिपाठी के दावों की माने तो झारखंड की सियासत जल्द ही करवट लेने वाली है और निकाय चुनाव के ठीक बाद राज्य में सरकार की सूरत बदल जाएगी। उन्होंने कहा, निकाय चुनाव के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन से अलग होकर बीजेपी के साथ सरकार बना सकता है। केएन त्रिपाठी ने दावा किया है कि जेएमएम और बीजेपी के शीर्ष नेता मिल चुके हैं और जल्द ही इसके नतीजे भी दिखेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के शीर्ष नेता हमेशा सरकार को लेकर के भाजपा के संपर्क में है। ये दो बातें हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करते कि भाई जब आप सरकार चला रहे हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, उसके समर्थन से आपकी सरकार चल रही है, तो एक तो आप हमेशा उछल करके उनसे संपर्क। त्रिपाठी के दावे के बाद झारखंड की सियासत का पारा बेहद चढ़ गया। त्रिपाठी की ही पार्टी कांग्रेस के साथ ही जेएमएम के नेताओं ने दावे को निराधार और भ्रामक करार दिया, तो बीजेपी ने साफ कहा, जेएमएम और बीजेपी नदी नहीं बल्कि समुद्र के दो किनारे हैं जो कभी नहीं मिल सकते। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी का एक स्वाभाविक गठबंधन है और गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है। तो इस तरह की बात होने से कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति पैदा होती है। तो यह बिल्कुल तथ्यहीन बात है, एकदम गलत बात है। वोटों का बिखराव न हो, एंटी बीजेपी वोटर्स एक जगह एकत्रित हो जाए और उसका लाभ उन्हें मिले, मकसद यही है। नगर निकाय का चुनाव खत्म होगा, सुर बदल जाएंगे, भाषा बदल जाएगी। ये सिर्फ नगर निकाय चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस तरह के बातें की जा रही है। ये बेबुनियाद बातें कह रहे हैं। नगर निकाय में उनकी पुत्री लड़ रही है चुनाव, उसको बेटर कराने के लिए जेएमएम का वहाँ उम्मीदवार है, उससे वोट कटवाने के लिए ये सारी बातें हैं। ये बेबुनियाद बातें हैं, दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं। हम तो हमेशा कहते हैं कि आज जो हमारी विचारधारा और जेएमएम की जो विचारधारा है वो नदी के दो किनारे नहीं, वो समुद्र के दो किनारे हैं जो एक दूसरे को देख भी नहीं सकते। अब जरा नजर डालते हैं झारखंड विधानसभा में दलगत स्थिति पर। जेएमएम को 2024 के विधानसभा में 34 सीट मिली थी, जबकि कांग्रेस ने 16 सीट जीती थी। बीजेपी को चुनाव में 21 सीट मिली थी। लेकिन अगर साल 2026 में जेएमएम और बीजेपी साथ आते हैं तो दोनों दल की संयुक्त संख्या 55 तक पहुंच सकती है, जो बहुमत से 14 अधिक होगा। लेकिन ये अभी कागजों पर ही दिखता है। कांग्रेस नेता केएन त्रिपाठी के दावे में कितना दम है? क्या केएन त्रिपाठी की बेटी और पलामू से मेयर पद की उम्मीदवार नम्रता त्रिपाठी फैक्टर को इसकी वजह माना जा रहा है? क्या सियासत की दो धुरी जेएमएम बीजेपी साथ आ सकते हैं? राजनीति में कब क्या हो जाए कोई कुछ कह नहीं सकता। वैसे झारखंड गठन के शुरुआती दौर के ठीक बाद बीजेपी और जेएमएम सत्ता में साथ रह चुके हैं, लेकिन अभी के हालात को देखते हुए त्रिपाठी के दावे सच साबित होने पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पलामू से नीलकमल के साथ रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट। झारखंड में जंगली हाथियों का आतंक अब भयावह रूप लेता जा रहा है। हजारीबाग और रामगढ़ के बॉर्डर के कजरी गांव में हाथियों के झुंड ने 7 लोगों की जान ले ली है, जिससे दहशत का माहौल है। वन विभाग की ओर से हाथी के आतंक को रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं दिख रहा। अब सवाल उठता है कि ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या सिर्फ बयानबाजी हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए।
जब जंगली जानवर रिहायशी इलाके में आ जाएं, तो तस्वीरें कुछ ऐसी होती हैं। हजारीबाग और रामगढ़ की सीमा पर बसे कजरी गांव में हाथियों का झुंड काल बन गया है। हाथियों का ये झुंड दबे पांव आता है और लोगों को मौत की नींद सुला जाता है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। 2 दिन के भीतर जंगली हाथियों के हमले में 7 लोगों की जान जा चुकी है। इधर हाथियों का आतंक तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसकी वजह से बहुत लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इस वजह से 24 घंटा के भीतर हाथी जो है लगभग 6 आदमी को तो परसों मार ही दिया है। कजरी गांव में हर तरफ मातम पसरा हुआ है। लोग डरे हुए हैं, ये समझकर कि किसी भी वक्त हाथियों का झुंड गांव में घुसकर हमला कर देगा। ग्रामीणों का कहना है प्रशासन ने कोई चेतावनी नहीं दी, न ही सुरक्षा के इंतजाम किए। वहीं हाथी के आतंक को देखते हुए वन विभाग अलर्ट मोड पर है। वन विभाग की ओर से माइकिंग कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हाथियों को भगाने के लिए QRT की कई टीमें लगाई गई हैं। ग्रामीणों को सूचित किया जाता है कि आपके आसपास के क्षेत्र में जंगली हाथियों का झुंड देखा गया है। इसीलिए कोई भी ग्रामीण रात के अंधेरे में या सुबह के भोर में जंगल की ओर शौच के लिए या अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए ना जाएं, क्योंकि हाथियों का झुंड काफी आक्रामक है। इसीलिए सभी ग्रामीण सावधान। लगातार हो रही मौतों से ग्रामीणों में भय और आक्रोश दोनों बढ़ रहा है। स्थानीय लोग रात में पहरा देने को मजबूर हैं और वन विभाग से स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि हाथियों के पारंपरिक कॉरिडोर की सुरक्षा, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और गांव जंगल सीमा पर सुरक्षात्मक उपाय ही इस खूनी संघर्ष को कम कर सकते हैं। साल 2026 के पहले ही दिन 1 जनवरी से 10 दिनों तक चाईबासा में एक हाथी ने कहर ढाया और 20 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। फिर भी हाथी पकड़ में नहीं आ सका। अब हजारीबाग में हाथियों का झुंड कहर ढा रहा है, लेकिन हाथियों का कोहराम सिर्फ हजारीबाग तक ही सीमित नहीं। सिमडेगा, रामगढ़, चाईबासा और गुमला सभी जगह एक ही कहानी है। जंगली हाथियों ने लोगों का जीना हराम कर रखा है। अब सवाल उठता है कि क्या हर बार मौत के बाद सिर्फ मुआवजे का ऐलान ही होगा? क्या सरकार के पास कोई ठोस योजना है या फिर ग्रामीणों की जान की कोई कीमत नहीं? न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी और रामगढ़ से जावेद खान की रिपोर्ट। और देखिए, बोकारो में भी हाथी का आतंक जारी है। हाथी के हमले से कई लोगों की जान जा चुकी है। अब पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने हाल ही में हुए हाथी हमले से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवारों की स्थिति की जानकारी ली और घटना से हुए जान माल के नुकसान पर गहरी संवेदना भी व्यक्त की है। मंत्री ने मौके पर ही प्रभावित परिवारों को नुकसान के आकलन के अनुसार मिलने वाली मुआवजा राशि भी दे दी। विभाग के प्रावधान के अनुरूप जो घर क्षति हुआ था उसकी मुआवजा दिया। तत्पश्चात हम लोग TVL गेस्ट हाउस में DFO और प्रशिक्षु DFO दोनों के साथ हम लोग मीटिंग की। अन्य भी रेंजर वगैरह भी थे और बड़ा स्पष्ट हमने निर्देश दिया है कि भाई कम से कम क्षति पहुंचे, जानमाल की क्षति पहुंचे। हाथियों के द्वारा जो जान माल की क्षति पहुंचाया जा रहा है उसके रोकथाम के लिए उचित उपाय ढूंढे। और देखिए, चाईबासा ब्लड बैंक में पिछले 3 दिनों से खून की समस्या आ गई है। ब्लड बैंक में शनिवार से ब्लड स्टॉक शून्य हो गया है। पिछले वर्ष अक्टूबर महीने में इस ब्लड बैंक से 5 थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ाए जाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद ब्लड बैंक को ब्लड स्टोरेज यूनिट के रूप में बदल दिया गया। जमशेदपुर ब्लड बैंक से यहां के लिए खून की आपूर्ति की जाती है, लेकिन पिछले 3 दिनों से ब्लड बैंक से खून नहीं मिल रहा है। ऐसे में जरूरतमंद मरीजों को खून नहीं मिल पा रहा है। और जैसे हमारा कैंप होने के पश्चात ही हम MGM से ब्लड ले पाते हैं। और जैसे हम सभी को पता है कि आज के दिन में मेरा ब्लड संग्रह की स्टोरेज के रूप में काम कर रहा है, तो यहाँ पे कोई जांच हो नहीं रहा है। तो ब्लड हमारा जितना कलेक्शन होता है या कैंप के माध्यम से जो आता है उसको हम MGM भेजते हैं। तो अभी ऐसा है कि अभी कलेक्शन भी नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते जो है हमारा वहाँ MGM से 3 दिन से ब्लड हमको नहीं मिल पा रहा है। तो इस हिसाब से हम सभी जितने भी हमारे डोनर ग्रुप सब है, सबका हमने पत्र के माध्यम से सभी को जो है अवगत करा दिया है। चाईबासा सदर अस्पताल परिसर स्थित ब्लड बैंक में खून के स्टोरेज की अब समस्या है। पिछले 3 दिनों से यहाँ ब्लड स्टोरेज की समस्या है।
अभी वर्तमान समय की बात करें तो यहाँ पर ब्लड बैंक के स्टोरेज यूनिट में एक भी ब्लड यूनिट नहीं है, किसी भी ग्रुप का ब्लड यहाँ पर अभी नहीं है, जिससे सदर अस्पताल और आसपास के या चक्रधरपुर आदि दूसरे अस्पतालों से भी जो मरीज यहाँ ब्लड के लिए पहुंच रहे हैं उन्हें खून नहीं मिल रहा है। यह ब्लड बैंक एक स्टोरेज यूनिट के रूप में काम कर रहा है और यहाँ पर ब्लड का प्रोसेसिंग स्क्रीनिंग नहीं होता है। यहाँ से ब्लड कलेक्शन कर जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल के ब्लड बैंक को भेजा जाता है और वहाँ से ब्लड स्क्रीनिंग के बाद यहाँ पर मरीजों के लिए वापस भेजा जाता है। तो यह प्रोसेस पिछले 3-4 महीना से जारी है। इसी आधार पर यहाँ पर ब्लड का स्टोरेज होता है और मरीजों को दिया जाता है। लेकिन पिछले 3 दिनों से एमजीएम अस्पताल के ब्लड बैंक से यहाँ ब्लड की आपूर्ति, खून की आपूर्ति नहीं की जा रही है, जिसके कारण अब यहाँ ब्लड का स्टोरेज शून्य हो गया। सदर अस्पताल के जो उपाधीक्षक हैं उन्होंने पूरे जिले के जो रक्तदाता हैं, विभिन्न जो संगठन है जो रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं, उन्हें पत्र लिखकर, पत्राचार कर अपील किया गया है कि यहाँ खून की जो समस्या है इसको दूर करने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाए, जिससे कि जिले के मरीजों को रक्त की आपूर्ति हो सके। अब उनके इस अपील पर कुछ लोग सामने आ रहे हैं। कई संगठनों द्वारा आगे जल्द रक्तदान शिविर आयोजन किए जाने की भी संभावना है। लेकिन समस्या की अगर बात करें तो पिछले 3 दिनों से यहाँ पर जो समस्या अब बनी हुई है, अब देखना यह है कि आगे यहाँ ब्लड स्टोरेज यूनिट ब्लड बैंक में इस रक्त की कमी का समस्या का कब तक समाधान होता है। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन आयुक्त से 13 फरवरी को मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि 23 फरवरी को राज्य की 48 नगर निकाय चुनाव क्षेत्रों में मतदान होंगे, लेकिन अभी तक मतदान केंद्रों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती, सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी लगाया जाने का फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में बैलेट से वोटिंग होगी, जिससे बड़े पैमाने पर बूथ कैप्चरिंग और बोगस वोटिंग से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। ऐसे में बिना केंद्रीय बल के देखरेख के निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। निष्पक्ष चुनाव होने के लिए एक तो सभी पोलिंग बूथों पर पैरामिलिट्री फोर्स, स्टैटिक्स फोर्स की तैनाती हो, ताकि लोग भय मुक्त होकर के लोग वोट डाल सके। दूसरा, सभी पोलिंग बूथों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, ताकि कोई भी अवांछित तत्व, असामाजिक तत्व पोलिंग बूथों पर मत पत्रों की लूटपाट करने की हिमाकत नहीं कर सके। रांची में मेयर चुनाव में प्रचार का दौर जारी है। प्रत्याशियों के अलावे पार्टी समर्थित कार्यकर्ताओं के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर्स भी मैदान में वोट मांगने के लिए उतर गए हैं। विधायक सीपी सिंह भी बीजेपी प्रत्याशी रोशनी खलको के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। और लोकल बॉडी चुनाव में आप देखिए कि विधायक जी ये पसीना क्यों बहाना पड़ रहा है। आप विधायक हैं, बीजेपी के कैंडिडेट तो नहीं है चुनावी मैदान में, फिर भी देखिए जो मेयर का चुनाव हो रहा है, मेयर चुनाव में श्रीमती रोशनी खलको जी भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार है। सबसे पहले मैं कार्यकर्ता हूँ भाई, कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपने दायित्व को समझता हूँ। अरे कोई पहली बार नहीं है, पहले भी मेयर चुनाव 2-2 बार हुआ है, सारा चीज मैंने किया। तो मेरा कहना है कि कार्यकर्ताओं के बीच, जनता के बीच जाने से और आप लोगों का सबका आशीर्वाद से सीपी सिंह की एक पहचान भी बनी है इतने दिनों में। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता खड़ा होगा, सीपी सिंह घर में सोया हुआ नहीं रहेगा। ऐसे भी तो रोज हम जनता के बीच घूमिए रहे हैं, आज भी जनता ही के बीच घूम रहे हैं। कम से कम जो लोग हमारे घर पर नहीं जा सकता है तो कम से कम अभियो मिल करके बोलता है तो उसको बोलते हैं कि ठीक है भाई तुम एक लिख के हमको दे देना या 23 तारीख के बाद हमको फोन कर देना, तो उसका समाधान तो उसका घरे पर हम कर दे रहे हैं ना।
बिल्कुल, हमारे साथ सीपी सिंह थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहे हैं। इनका कहना है कि हर दिन सुबह हम चुनाव प्रचार में होते हैं, यही वजह है कि जब भाजपा समर्थित कोई कार्यकर्ता है तो उनके पक्ष में वोट मांगने भी आ रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि झारखंड राज्य में बच्चों की तस्करी हो रही है। एनसीआरबी के आंकड़ों के हवाला देते हुए उन्होंने दावा किया कि राज्य में बच्चा चोरी और तस्करी के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं और बच्चा चोरी की घटना से लोग दहशत में हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव मेदिनीनगर में मेयर पद के उम्मीदवार अरुण शंकर के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए आए हुए थे। एनसीआरबी के आंकड़े भी कहते हैं कि बच्चा चोरी और बच्चे का अपहरण, तस्करी सबसे अधिक संख्या में कहीं है तो धीरे धीरे झारखंड में उसकी संख्या बढ़ गई है, सबसे अधिक है। कानून का डर नहीं है क्योंकि एफआईआर लिखी नहीं जाती और प्रदेश सरकार के चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, इनको चिंता नहीं है कि किसी घर का दुलारा है बच्चा या बच्ची जब गायब हो जाता तो उसके घर पे क्या बीतती है। देखिए, रांची के जगन्नाथ मंदिर को पुरी की तर्ज पर बनाने की तैयारी चल रही है। इसे लेकर जगन्नाथ मंदिर का कायाकल्प जारी है। करोड़ों की लागत से निजी खर्च कर प्रभु जगन्नाथ के भक्तों की ओर से इस मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। जगन्नाथ मंदिर के द्वार के कायाकल्प और मां लक्ष्मी की नई मंदिर भी बनाई जा रही है। अगले 2 से 3 महीने में रांची के जगन्नाथपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर की तस्वीर अलग नजर आने वाली है। रांची के जगन्नाथ मंदिर को कायाकल्प करने की तैयारी चल रही है। जगन्नाथ मंदिर को पुरी के तर्ज पर बनाने की तैयारी है। कई निर्माण कार्य चल रहे हैं। अगर आप इन दिनों जगन्नाथ मंदिर आ रहे होंगे तो आप इस निर्माण कार्य को भी देख रहे होंगे कि किस तरीके से नई नई चीजें और नई नई डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिल रही है। हमारे साथ मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। सर, क्या तैयारी आप लोगों ने की है? सबसे पहले तो चूंकि यहाँ लक्ष्मी जी का मूर्ति तो थे जगन्नाथ जी के बगल में, लेकिन हर जगन्नाथ जी का मंदिर जहाँ होता है लक्ष्मी जी का भी मंदिर एक अलग होता है, क्योंकि उसमें बलराम, सुभद्रा और जगन्नाथ जी रहते हैं और लक्ष्मी जी के बलराम जी जो है लक्ष्मी जी के भैंसुर लगते हैं, 1.5 जिसको कहते हैं, इसीलिए उनका अलग मंदिर रहता है। तो उतना दिन नहीं हो पाया था, लेकिन अब हम लोग जैसे नया लक्ष्मी जी का मंदिर का निर्माण शुरू करवा दिए हैं। कुछ तैयारी है, पूरी मिट्टी फिलिंग भी हो रही है वहाँ? क्या मिट्टी फिलिंग हो रही है। यहाँ के कुछ भक्त अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हुए मिट्टी फिलिंग करा रहे हैं और अपने द्वारा करा रहे हैं। और मिट्टी फिलिंग कराने के बाद पूरे में नीम का पौधा विशेष रूप से लगाया जाएगा। नीम के साथ साथ भगवान को जो प्रिय है आंवला, बेल, ये सब भी यहाँ लगाया जाएगा, पीपल भी लगाया जाएगा। किस तरीके से इसका निर्माण चल रहा है? ये जो हम लोग जगन्नाथपुर मंदिर जो देख रहे हैं यहाँ उड़ीसा, जस्ट उसी तर्ज पे ये बन रहा है। क्या क्या आप लोग निर्माण करा रहे हैं? जैसे माँ लक्ष्मी जी का जो मंदिर है, 2 द्वार है, एक पूरब में है और एक आपका नॉर्थ में है। तो ये द्वार भी हम लोग जस्ट जो आप पुरी में देखते हैं मेन द्वार, सब उसी के जैसा ही लुक एकदम सेम टू सेम मिले। जैसा कि बताया जा रहा है करीबन 2 से 3 महीने में आपको एक अलग स्वरूप जगन्नाथपुर मंदिर का देखने को मिलेगा, जहां जगन्नाथ मंदिर में मां लक्ष्मी का एक अलग मंदिर बनाएगा। इसके साथ साथ यहां जो है मिट्टी फिलिंग के साथ साथ नीम के बगीचे लगाने की तैयारी भी चल रही है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और इसके साथ ही जोहार झारखंड में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक।